नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी यूनिट नंबर 3 का चौथा वीडियो। इससे पहले हम यूनिट 3 के जो हमारे यूनिट का नाम है शिक्षण अधिगम और तीसरे यूनिट के अंतर्गत जो अधिगम के सिद्धांत चल रहे हैं उसी क्रम में ये चौथा वीडियो है और इसमें हम स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछला जो तीसरे यूनिट का तीसरा वीडियो था उसमें हमने थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत था उसको विस्तार से पढ़े थे। उसके बारे में उसके जो उपनाम थे, उसके जो सिद्धांत थे, किसके ऊपर यानी कौन से जानवर के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था, कौन से उसके मुख्य नियम थे, कितने उसके गौण नियम थे, सारे जो पाठ्यक्रम में जो शामिल जो बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा करी थी। उसी क्रम में आज ये चौथा वीडियो है जिसमें हम स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है दूसरा हमारा ये सिद्धांत है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रूह फ्रेडरिक स्किनर है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो बी एफ स्किनर है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है। बी का मतलब है बुरह, एफ का मतलब है फ्रेडरिक और स्किनर। तो ये पूरा नाम भी आपको याद रखना है। और ये कौन से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के उपनामों के बारे में बात करें, क्योंकि हर जो सिद्धांत है उसके कई नाम, उसको कई नामों से जाना जाता है। तो बी एफ स्किनर के जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसके अन्य नाम हैं। पहला है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, तीसरा है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, चौथा है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पांचवा नाम है नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत, छठा नाम है अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत और सातवां नाम है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और आठवां है आर एस थ्योरी। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं वो बी एफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम हैं। सारे नामों से प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सारे नामों को आपको याद रखना है। इनके अलग अलग नाम क्यों हैं ये भी आपको, जब इसके जो प्रयोग है, दो प्रयोग इन्होंने किया था, उन प्रयोगों के पढ़ने के बाद में आपको इनका जो लॉजिक है, नाम रखने के पीछे का जो कारण है वो आपके क्लियर हो जाएगा। कि सक्रिय, जैसे पहला एक दो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो इसका मतलब है सक्रिय यानी क्रिया के साथ, यानी प्राणी है, कोई क्रिया करेगा और उस क्रिया के बीच में उसे कोई बार बार उस क्रिया को दोहराने से उसे कोई उद्दीपन या उद्दीपक प्राप्त होता है, तो उस क्रिया को बार बार दोहराता है, इसलिए इसका नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा इसी का पर्यायवाची है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी क्रिया करने पर यदि वो क्रिया उसके अनुकूल है तो उस क्रिया को बार बार करता है, उसको अनुक्रिया यानी उसके बाद में उसको दोहराता है, इसलिए इसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा नाम है जैसे नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो निमित्त का मतलब होता कारण, तो उस क्रिया को दोहराने का उसको कोई कारण अवश्य मिल जाता है। जैसे इसने दो प्राणियों पर इसने प्रयोग किया, चूहे और कबूतर पर, तो उनको किसी क्रिया को दोहराने का कोई निमित्त मिलता है, कारण मिलता है, इसलिए इसका नाम है नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत। तो बी एफ स्किनर का मानना है कि सीखने में पुनर्बलन का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, महत्व है, इसलिए इसका नाम दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, वो भी सक्रिय शब्द से इसका संबंध है कि व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य के बीच में उसे कोई सकारात्मक परिणाम मिलता है तो उस कार्य से उसका अनुबंध हो जाता है, एक बंधन हो जाता है, इसीलिए इसको कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। आर एस थ्योरी का मतलब है, जैसे थॉर्नडाइक का मतलब था, एस का मतलब स्टिमुलेट और आर आर का मतलब था रेस्पॉन्स। यहाँ पर पहले इन्होंने रेस्पॉन्स को रखा है कि व्यक्ति कोई साधारण क्रिया करता है तो उस क्रिया के बीच में उसको कोई स्टिमुलेट मिलता है, कोई उद्दीपक मिलता है और वह उस कार्य को फिर दोबारा दोहराने लगता है और उस कार्य को करना सीख जाता है, इसलिए इसको आर एस थ्योरी भी कहा जाता है। तो सारे के सारे जो नाम हैं इनका जो लॉजिक है वो सेम है। आपको नामों का जो लॉजिक था, जो कारण था, वो मैंने आपको यहाँ बताया है।
अगला बिंदु है, स्किनर ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के व्यवहार बताए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत में कितने प्रकार के व्यवहार बताए हैं। तो आपको याद रखना दो प्रकार के व्यवहार। और दोनों प्रकार के व्यवहार कौन कौन से हैं? तो पहला जो व्यवहार है उसका नाम है अनुक्रिया व्यवहार, प्रतिवादी अनुक्रिया। यहाँ अनु शब्द का मतलब संस्कृत में होता है पश्चात, और क्रिया का मतलब होता है क्रिया, यानी बाद में की जाने वाली क्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं, और उस अनुक्रिया के व्यवहार को अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। तो ये पहला व्यवहार है। इस व्यवहार को समझाने के लिए उन्होंने किया है कि वे अनुक्रियाएं जो किसी उद्दीपक के कारण होती है उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। तो दोनों में आपको अंतर अच्छी तरह से समझना है कि यदि किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक हो और उस उद्दीपक के कारण, उस उद्दीपक को देखकर या उस उद्दीपक की वजह से कोई अनुक्रिया होती है, तो उस व्यवहार को अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। उदाहरण से भी समझाने का उन्होंने प्रयास किया है कि मान लीजिए जैसे पिन है, यदि हाथ में हमारे पिन चुभ जाती है तो तुरंत हाथ को हटा लेना। तो यहाँ जो पिन चुभना है वो उद्दीपक है और हाथ को हटा लेना अनुक्रिया है। तो इसीलिए इसको अनुक्रिया व्यवहार स्किनर ने नाम दिया है कि पहले कोई उद्दीपक होगा उसके बाद अनुक्रिया होगी। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे तेज प्रकाश में आंखें बंद कर लेना, यानी कोई तेज प्रकाश अचानक अपन अंधेरे कमरे से बाहर जाते हैं और वहाँ प्रकाश तेज होता है तो अचानक हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो इसको भी अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है, क्योंकि उद्दीपक जैसे प्रकाश उद्दीपक है और आंखें बंद कर लेना एक अनुक्रिया है। तो पहला ये व्यवहार है। दूसरे प्रकार के व्यवहार में उन्होंने बताया कि क्रिया प्रसूत व्यवहार, और इसे ही उन्होंने मुख्य माना है। इसका मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि वह अनुक्रिया जो स्वेच्छा से होती है, यानी बिना उद्दीपक के होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको हम क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं या कहा जाता है। तो पहली में पहले उद्दीपक होता है और दूसरी वाली में स्वेच्छा से बिना किसी उद्दीपक के प्राणी कोई क्रिया करता है तो उसको क्रिया प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी पर उन्होंने बल दिया, ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए उन्होंने समझाया है, जैसे व्यक्ति द्वारा यूं ही अपने हाथ पांव हिलाना, यानी बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के व्यक्ति हाथ पांव हिला रहा है, उसी को हम क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। अब हम इसके प्रयोग की बात करें। आपके पढ़े हुए प्रयोग हैं लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने जो प्रयोग है आपको सन याद रखनी है। पहला प्रयोग इन्होंने 1938 में किया था, और किस पर किया था? चूहे पर। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है और बॉक्स में एक चूहा है, और इस बॉक्स में एक स्विच लगा हुआ जिसको हम लीवर कहते हैं, और उस लीवर को दबाने से चूहे को भोजन प्राप्त होता है। तो इस तरह से उन्होंने इस बॉक्स पर उन्होंने प्रयोग किया। तो आपको यहाँ याद रखने योग्य बातें हैं कि किस किस जानवर पर उन्होंने प्रयोग किया। तो पहला जो जानवर था वो था चूहा, और कब किया? 1938 में। उसके बाद में इस प्रयोग की बात करें तो चूहे को, जैसा आपने चित्र में देखा है, एक बॉक्स में रखा गया जिसमें एक स्विच लगा हुआ था। तो आपको याद रखना, एक स्विच लगा हुआ बॉक्स में चूहे को रखा गया। बॉक्स में चूहा अपनी स्वाभाविक क्रिया उछल कूद करने लगा। इसी को क्रिया प्रसूत कहते हैं कि स्वेच्छा से बिना किसी वजह से हाथ पांव हिलाने या कोई कार्य करना क्रिया प्रसूत कहलाता है। तो स्वाभाविक जो चूहे की क्रियाएं होती है, उछल कूद करना, तो बॉक्स में चूहा अपनी स्वाभाविक क्रिया करने लगता है, और उछल कूद करते करते उसका जो पैर है वो स्विच पर पड़ा और प्लेट में भोजन प्राप्त हुआ। तो ये स्वतः हुआ था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था। जैसे कल वाले वीडियो में हमने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा था, उसमें कुत्ते को एक ऐसे बॉक्स में रखा गया था कि उसको भोजन दिखाई दे। यहाँ पर उसको भोजन, बिल्ली को, सॉरी, जो बिल्ली थी थॉर्नडाइक के प्रयोग में, उस बिल्ली को भोजन दिखाई दे रहा था, लेकिन स्किनर ने एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसमें चूहे को भोजन दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे ही उसका पैर उस स्विच पर पड़ता है तो प्लेट में भोजन प्राप्त हो जाता है। ऐसा कई बार करने पर लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है, और चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को सीख जाता है। इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उन्होंने नाम दिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य से, प्रसूत का मतलब जन्म लेना।
जैसे प्रसूति शब्द है वो बच्चे के जन्म से संबंध रखता है, तो क्रिया प्रसूत यानी क्रिया से जन्म लेने वाला जो अनुबंधन है उसी को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। तो यहाँ पर चूहे ने उछल कूद वाली क्रियाएं की और उछल कूद क्रिया करते करते उसका पैर लीवर पर पड़ा। लीवर पर पैर पड़ने से उसको भोजन प्राप्त हुआ, उसको पुनर्बलन प्राप्त हुआ और वह इस कार्य को करना सीख जाता है। तो ये पहला प्रयोग था। भोजन चूहे के लिए प्रबलन का और भूख उसके लिए प्रणोदक का कार्य करती है, यानी प्रेरणा का कार्य करती है। तो ये पहला प्रयोग था, आसान सा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग सेम ही प्रयोग उन्होंने 1943 में किया और दूसरा प्रयोग उन्होंने कबूतर पर किया। तो याद रखना है, पहला प्रयोग 1938 में चूहे पर और दूसरा प्रयोग 1943 में कबूतर पर किया। इसमें भी उन्होंने भूखे कबूतर को बॉक्स में रखा, जिस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। यहाँ पर आपको दोनों ही जगह याद रखना है कि जिस बॉक्स में चूहे और कबूतर को रखा गया उस बॉक्स का उन्होंने नाम दिया था स्किनर बॉक्स। तो जैसे चूहे को रखा गया वैसे ही कबूतर को एक बॉक्स में रखा गया और बॉक्स में प्रकाश करने पर कबूतर ने जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ किया। तो जो कबूतर था उसने चोंच मारना प्रारंभ किया। जैसे ही बॉक्स में प्रकाश किया जाता है तो जगह जगह चोंच मारने से उसकी जो चोंच है वो लीवर पर पड़ती है और उसे दाना प्राप्त होता है। तो जैसे ही प्रकाश किया जाता है तो जो कबूतर है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कबूतर है और यहाँ पर दो स्विच लगे हुए हैं, रेड और ग्रीन। तो जैसे ही प्रकाश किया जाता है तो कबूतर इधर उधर चोंच मारता है और उसकी जो चोंच है वो लीवर पर पड़ती है और जैसे ही लीवर पर पड़ती है तो उसके सामने ये जो जगह है इसमें एक दाना आ जाता है। जिस तरह से चूहे को भोजन प्राप्त होता है और दोनों से कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ। तो जो दाना उसको जो मिला था तो दाने से कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ और बार बार प्रयत्न करने पर वह सही स्थान पर चोंच मारना सीख जाता है, यानी उसका जो व्यवहार है उसमें जो शुद्धि आ जाती है और उसका जो अनुबंधन है वो बंध जाता है। तो दोनों ही प्रयोग सेम है। यहाँ भी जो कबूतर है वो अपनी स्वाभाविक क्रिया करता है चोंच मारना। तो चोंच मारते मारते स्वतः ही उसकी जो चोंच है वो लीवर पर पड़ती है। लीवर पर पड़ने से उसको पिंजरे में या बॉक्स में उसको दाना प्राप्त होता है और उस दाने से उसको सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है। इसी कारण से वह उस क्रिया को करना सीख जाता है। तो इसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के दोनों प्रयोग कह सकते हैं। अब दोनों प्रयोगों के निष्कर्ष की हम बात करते हैं। तो दोनों प्रयोगों के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया कि यह आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह अनुक्रिया करे। थॉर्नडाइक ने कहा था कि व्यक्ति तभी सीखता है जब उसके सामने कोई उद्दीपक हो, बल्कि स्किनर का कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक हो तभी वह अनुक्रिया करे, किसी व्यवहार को सीखे। तो इनका क्या कहना है, तो कहते हैं बल्कि कई बार प्राणी के क्रियाशील रहने पर भी परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति हो जाती है। तो प्राणी के क्रियाशील, तो जैसे ही चूहा उछल कूद में क्रियाशील रहता है और कबूतर है वो चोंच मारने में क्रियाशील रहता है और बार बार क्रियाशील रहने से उसको परिणाम यानी भोजन और उद्दीपक यानी दाने के रूप में उसको प्राप्ति होती है और वह स्वतः ही उस स्विच को दबाना सीख जाता है। तो ये स्किनर का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक आवश्यक नहीं है, बल्कि स्वाभाविक क्रियाओं में कई बार ऐसी क्रिया हो जाती है कि उससे पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है और वह उस व्यवहार को सीख जाता है। स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने इसे सीखने का राजमार्ग कहा। ये परिभाषा है कि पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग किसने कहा है, तो आपको याद रखना B.F. स्किनर ने। और पुनर्बलन को सीखने के क्षेत्र में विशेष महत्व किसने दिया है, तो भी आपका जवाब होगा B.F. स्किनर। अब यहाँ पुनर्बलन की बात आई है तो स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलनों का वर्णन किया है, जिक्र किया है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि स्किनर के अनुसार पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो आपको जवाब देना होगा 4 प्रकार का। कौन कौन से हैं, तो पहला पुनर्बलन है सतत पुनर्बलन। सतत का मतलब लगातार, यानी ऐसा कोई पुनर्बलन जो लगातार दिया जा रहा हो उसको हम सतत पुनर्बलन कहते हैं। दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, यानी कभी पुनर्बलन देना और कभी पुनर्बलन नहीं देना, उसको हम कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। तीसरा है अनुपात पुनर्बलन, यानी कार्य के अनुपात में,
यानी कार्य कम है तो पुनर्बलन कम देना, और कार्य ज़्यादा है तो पुनर्बलन ज़्यादा देना। तो कार्य के अनुसार, कार्य के अनुपात में जो पुनर्बलन दिया जाता है वो तीसरा पुनर्बलन है, और उसको स्किनर ने नाम दिया है अनुपात पुनर्बलन। और चौथा इनका जो पुनर्बलन है उसका नाम है अंतराल पुनर्बलन, यानी समय के अनुसार, यानी समय का गैप देकर के एक विशेष अंतराल के बाद जो पुनर्बलन दिया जाता है उसको अंतराल पुनर्बलन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हमें बीएफ स्किनर के जो 2 प्राणियों पर जो प्रयोग हैं और इसके जो सिद्धांत हैं उसका क्या क्या नाम दिया है, और नाम के पीछे लॉजिक क्या है, और क्रिया प्रसूत का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी है। चित्र के माध्यम से आपको इस प्रयोग को समझाया गया है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।